नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट फतेह 2025 सीरीज के माध्यम से प्रतिदिन आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी आने की संभावना जताई जाती है, उनको आपके लिए प्रतिदिन लाते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी सितंबर में होने वाली परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों, किसी भी प्रश्न को स्किप ना करते हुए सभी प्रश्न को देखें। सारे प्रश्न जो टॉप 30 प्रश्न हैं, इनको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया गया है। हर एक प्रश्न को संदर्भ में समझाकर अच्छे से बताया जाता है, तो सभी प्रश्न को अच्छे से समझें और पढ़ें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो दीक्षा गुरु था वो कौन था? तो आपका राइट आंसर है भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु थे। इसके जो संदर्भ में पॉइंट दिए गए हैं, इसकी व्याख्या है कि भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के आचार्य थे। ठीक है। दूसरा है पॉइंट, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5 है, कर्नाटक के श्रीवड़बेलगोला में भद्रबाहु के साथ तपस्या करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस घटना से पता चलता है कि मौर्य काल में जैन धर्म का प्रभाव बहुत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, गया में प्रथम बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? तो आपका राइट आंसर है अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसको संदर्भ में देखते हैं, विवरण इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह संगीत राजगृह गया के निकट में हुई थी। राजगृह एक है तो उसके निकट में गया में हुई थी। इसे अजातशत्रु के संरक्षण में कराया गया था। महाकश्यप ने इस संगीत की अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसमें बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसको मुख्य रूप से देखते हैं, इसके पॉइंट जो दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझना। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। जो 73वां संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी 1992 में। इसे संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल किया गया। इसके उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था। पंचायतों को स्वशासन की शक्तियां दी गई। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में पहला पंचायत राज कार्यक्रम 1962 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फारसी भाषा का जो भारत में किसके शासनकाल में आई थी? फारसी भाषा किसके शासनकाल में आई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्क अफगान के शासनकाल में आई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला जो पॉइंट इसका दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। तो भारत में फारसी भाषा तुर्क अफगान शासकों के साथ आई थी। यह भाषा दिल्ली सल्तनत के दौर में प्रशासनिक भाषा बन गई थी। फारसी भाषा का प्रभाव भारत की साहित्य और संस्कृति पर गहरा पड़ा। मुगलों ने भी इसे राजभाषा बनाए रखा। और अगला आगे पॉइंट देखते हैं, धीरे धीरे फारसी से उर्दू और हिंदी का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का, सर्वोदय योजना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके पॉइंट देखते हैं। इसके पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट है, सर्वोदय योजना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी का उत्थान, सभी का साथ रहे। ठीक है। इसे महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कर विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया था। ठीक है। यह योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग को उन्नति दिलाने पर केंद्रित थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी इसी सिद्धांत के आधार पर चलाया था। इस योजना, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है,
इस योजना का उद्देश्य सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय था। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है नर्मदा नदी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, नर्मदा नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। इसमें से अधिकतर दूरी मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। निकलती है कहां से है? तो इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। अंत में यह नदी गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है अकबर ने की थी। ठीक है, इसको मुख्य पॉइंट देखते हैं इसके। तो पहला पॉइंट है, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की जो अच्छाइयों को मिलाकर एक नई आस्था बनाना था। इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म आदि की शिक्षाओं को लिया गया था। यह धर्म सहिष्णुता, ठीक है, सहिष्णुता और एकता का प्रतीक था, लेकिन यह धर्म आम जनता को लोकप्रिय नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन ई जो होता है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो विटामिन ई को टोकाफेरॉल भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई को टोकाफेरॉल भी कहा जाता है। यह प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसकी कमी से प्रजनन संबंधी विकार और स्नायु कमजोरी हो सकती है। ठीक है, यह बादाम, सूरजमुखी तेल और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे इसको खाने से भरपाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहां पर स्थित है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल भारत सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला पॉइंट इसके देखते हैं इसको संदर्भ में। तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। यह नेपाल और भारत सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसे स्नो के 5 खजाने भी कहा जाता है। ठीक, यह पर्वत हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत संविधान बनाना था। सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। इसी सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक योगदान देती है ग्रीन हाउस गैसों में। तो इसको मुख्य रूप से समझते हैं, इसको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिए गए हैं उनको समझते हैं दोस्तों। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से धरती का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से धरती का तापमान बढ़ता है। इसमें सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है। ठीक, अगला पॉइंट है, वनों की कटाई से भी इसका स्तर तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में बौद्ध जो गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था, इसमें 8 नियम शामिल हैं। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये 8 नियम इस अष्टांगिक मार्ग में बताए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक, इसका पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह नैतिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन का मार्ग है। बौद्ध धर्म का मूल दर्शन करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत जो अंतर्गत वर्णित है विधान परिषद। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसका मुख्य पॉइंट जो दिए गए हैं उनको समझते हैं। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों की विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद राज्य की द्विसदनीय व्यवस्था का ऊपरी सदन होता है। इसे विधानसभा की तरह पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं है। भारत में कुछ राज्यों में ही विधान परिषद जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि को ही प्राप्त है। इसे स्थायी निकाय कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1859 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 से 1860 में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था। अंग्रेज जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। नील की खेती से जमीन खराब हो जाती थी और किसान परेशान रहते थे, इसीलिए उन्होंने यह आंदोलन नील विद्रोह किया था। किसानों ने अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में अंग्रेज सरकार को नील की जबरन खेती पर रोक लगानी पड़ी। इसका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी का, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ये तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल में समझते हैं, पुलिकट झील क्या है? तो पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील चिल्का झील के बाद सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील के बाद यह सबसे बड़ी झील है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल भी है। डच और पुर्तगाली व्यापारियों के ऐतिहासिक बंदरगाह पास में ही थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में ध्वस्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया गया था। इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था और यह प्राचीन शिक्षा का महान केंद्र माना जाता था। इसे गुप्त काल में स्थापित किया गया था। इसमें हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। यहाँ की पुस्तकालय धर्मगंज और को जलाने में महीनों लग गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन जो होता है यह इसकी मुख्य वजह क्या होती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन कटाई जो होती है वो मृदा अपरदन का मुख्य जो वजह होती है ये वन कटाई ही होती है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में समझते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ है मिट्टी का बह जाना। ठीक, वन कटाई और अंधाधुंध खेती इसकी मुख्य वजह है। इसमें भूमि की उर्वरता घटती है या बाढ़ और मरुस्थलीकरण को भी बढ़ता है। वनीकरण, मृदा संरक्षण तकनीक से इसे रोका जा सकता है। वृक्षारोपण आदि करके इसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1952 में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं।
तो पहला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य योजनाओं और नीतियों में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाना है। ठीक, इसका उद्देश्य जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1917 में हुआ था। ठीक, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में क्या दिया गया है, डिटेल में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था। यह नंबर दूसरा पॉइंट है, यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह अंग्रेज जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन किया। इसके बाद अंग्रेज सरकार को किसानों की शर्तें माननी पड़ी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन का मुख्य उदाहरण है वो कोयला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, इसका जो मुख्य पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको डिटेल में समझते हैं। तो जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पहले जीव जंतुओं और पौधों से बना था। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैसें हैं। यह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, यह प्रदूषण बढ़ाती है गैस। इन्हें अपरिवर्तनीय संसाधन कहा जाता है जो दिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, अमृत महोत्सव भारत में कितने वर्षों पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 75 वर्षों पर मनाया जाता है। 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मनाया जाता है। इसका आंसर आप सभी का राइट ऑप्शन सी है। इसका जो मुख्य पॉइंट दिए गए हैं उसमें अमृत महोत्सव की किसी घटना या उपलब्धि के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता का आजादी का अमृत महोत्सव 2021 से 22 में मनाया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कराने और जनता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक, और अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5 है, ऐसे महोत्सव देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद कराने पर का माध्यम होते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, यह बंगाल मूवमेंट का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी विवियन जो थे डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। यह आंदोलन 1820 से 1830 के दशक में बंगाल में चला था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और तर्कवाद को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल छात्रों में डेरोजियन कहा जाता है। शामिल सभी छात्रों को डेरोजियन कहा जाता है। ठीक, इस आंदोलन में से भारतीय समाज में आधुनिक सोच की शुरुआत हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध भारत में दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड के रूप में हुई थी। इसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को एक नई दिशा भी दी थी। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालीबंगा किस सभ्यता का स्थल है? तो आपका राइट आंसर है कालीबंगा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक,
इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिटेल में क्या दिया गया है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह एक सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल है। यहाँ से चली हुई ईंटों को यहाँ से जली हुई ईंटों के मकान और कृषि अवशेष मिले थे। कालीबंगा में हल्की की जुताई के प्रमाण मिले थे। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और नागरीय विकास का साक्षी है। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आप सभी का, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में शुरू हुआ था। इसको डिटेल में समझते हैं पूरा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी इसी बीच में दिया था। यह आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके दबाव में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? जो लोधी गार्डन है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली में स्थित है। ठीक, इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। लोधी गार्डन दिल्ली में स्थित है। यहाँ सैयद और लोधी वंश के शासकों के मकबरे बने हैं। यह एक ऐतिहासिक उद्यान और पर्यटक स्थल है। इसे अंग्रेजी शासनकाल में लेडी विलिंगडन पार्क कहा जाता था। इसे अंग्रेजी शासनकाल में लेडी विलिंगडन पार्क कहा जाता था। यह दिल्ली का प्रमुख पर्यटन और घूमने का स्थल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है आप सभी का, भारत में पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 में हुआ था। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। यह समझौता नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसके मुख्य बिंदु जो हैं वो एक दूसरे की अखंडता, समानता, हस्तक्षेप न करना, समानता आदि को दर्शाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है आप सभी का, हस्तक्षेप न करना पॉइंट को बाद में। पॉइंट नंबर 5 है आप सभी का, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह समझौता निष्प्रभावी हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात राज्य में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो इसको संदर्भ में पूरा डिटेल समझते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यहाँ सैकड़ों प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यह भारत का महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो आपका राइट आंसर है विजयनगर वंश के शासक थे। ठीक, इसका जो मुख्य पॉइंट दिया गया है दोस्तों वो है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। इन्हें आंध्रभोज कहा जाता था। इनका दरबार विद्वानों और कवियों से भरा रहता था। तेलुगु साहित्य काला का स्वर्ण युग इन्हीं के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी का, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एनडीएमए है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिटेल में क्या दिया गया है, एनडीएमए की स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। इसका कार्य देश में आपदाओं के समय प्रबंधन और राहत का कार्य करना था। ठीक, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। यह
यह प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के राष्ट्रीय संस्था है। यह प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। तो दोस्तों, आज के टॉप 30 क्वेश्चंस आप सभी को आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो की जानकारी सभी के पास पहुंचे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।